नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आपके सामने एनसीईआरटी की बुक क्लास 6 सब्जेक्ट जियोग्राफी लेकर के आए हैं। हम एनसीईआरटी की बुक की सीरीज में आज हम आपके सामने चैप्टर नंबर 4 लेकर के आए हैं, जो चैप्टर होगा मानचित्र। इसके पहले हम 3 चैप्टर को चर्चा कर चुके हैं, तो आज हम मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। मानचित्र में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं और मानचित्र को हम कैसे समझें, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। जैसे पिछले 3 चैप्टर को हमने पढ़ा है, उसी तरीके से इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण जो बिंदु होंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे और अन्य सभी चीज़ों को हम पढ़ते हुए निकल जाएंगे। दोस्तों, आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। दोस्तों, जैसे कि मैं लिखा है, इसमें बताया गया है कि मानचित्र क्या होता है। तो मानचित्र जो होता है पृथ्वी की सतह है, यानी कि पृथ्वी की एक सतह पर या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र। आप किसी पेपर पर या किसी अन्य जगह पर जो समतल जगह है उस पर खींची गई कोई भी एक रेखा जो पैमाने की दृष्टि के हिसाब से या माप तौल के माध्यम से खींची गई हो, या फिर कोई किसी भी राज्य या देश का कोई भी मानचित्र बना हो, तो उसे मानचित्र कहते हैं। जो एक प्लेन समतल स्थान पे हो, चाहे वो पेपर हो सकता है या कोई पत्थर हो सकता है, कि कोई भी जगह हो सकती है। दोस्तों, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना संभव है। जैसे पृथ्वी हमारी गोल है, तो उस पृथ्वी को चपटा करना असंभव है। दोस्तों, मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को तथा कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। मतलब दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है, यानी कि कई मानचित्रों के संकलन को, कई मानचित्र को जब हम एक जगह पर एकत्रित करते हैं या किसी एक आकृति में दिखाते हैं तो वो एटलस कहलाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होते हैं। मानचित्रों में से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्रों से हम ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं, ग्लोब में उतनी जानकारी मुझे प्राप्त नहीं होती। अब उसका एक रीज़न ये होता है दोस्तों, क्योंकि मानचित्र जो होते हैं उसमें छोटी छोटी जानकारी दी होती है, इसलिए मुझे मानचित्र से ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। ग्लोब में हम महाद्वीप या महासागरों को दर्शा सकते हैं या देश को दर्शा सकते हैं, लेकिन मानचित्र जो होते हैं हमारे नगर, हमारे देश, हमारे राज्य या हमारे कस्बों को भी दर्शाया जा सकता है। इस वजह से उसमें ज़्यादा जानकारियाँ होती हैं, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं।
जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो प्रकार के मानचित्रों को यहाँ पे अभी बताया गया है। तो पहले भौतिक मानचित्र क्या होता है? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है, जिसे दोस्तों इंग्लिश में फिजिकल मैप कहते हैं। उसी को भौतिक मैप कहा जाता है दोस्तों। फिजिकल मैप में ही हम पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाते हैं। राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में राज्यों को, नगरों को, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। जो आप एक साधारण मानचित्र देखते हैं जिसमें सभी राज्यों के नाम, उनकी राजधानी दी होती है या देश की राजधानी दी होती है, उसे हम राजनीतिक मानचित्र या पॉलिटिकल मानचित्र कहते हैं दोस्तों। तो अभी हमने यहाँ पे भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र के बारे में देखा। अगला आता है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है, जिस पर दोस्तों सड़क, वर्षा, पेड़ पौधे आदि दिखाए जाएं, वो थीमेटिक मानचित्र हमारा होता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। ठीक दोस्तों। अच्छा, मानचित्र के 3 घटक हैं दोस्तों। जो मानचित्र होते हैं, मानचित्र के 3 घटक होते हैं। नंबर 1 है दूरी, दूसरा दिशा और प्रतीक, कि जहाँ पर हम हैं उस जगह से अगली जगह की दूरी क्या है, वो किस दिशा में है, अच्छा वहाँ पे पहुँचने का प्रतीक क्या है। इस तरीके से इसको 3 रूपों में बांटा गया है, दिशा, दूरी और प्रतीक। तो ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम दूरी, दिशा और प्रतीक को भी कैसे समझें दोस्तों। तो चलो पहले देखते हैं दूरी। यहाँ पे पहला बिंदु हमारा दूरी आता है। मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। बिल्कुल सही दोस्तों। जो मानचित्र पर जो दूरी होती है वो एक जगह से दूसरी जगह को दर्शाने के लिए एक छोटे से जगह पे दिया हुआ होता है। आप देखेंगे किसी भी मानचित्र में वहाँ पर एक कोने में, चाहे ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ, वहाँ पे दिया होता है कि 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर बराबर कितने किलोमीटर होता है। जैसे 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर बराबर उसमें 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, उसका एक अलग से पैमाना होता है, उस हिसाब से उसमें दिया रहता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। या तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है दोस्तों। उदाहरण के लिए, अगर आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है, इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाया गया है। ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों CTET के एग्जाम में आ चुका है। सेम टू सेम क्वेश्चन आया है इसी तरीके से। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर दोस्तों। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब तक आपको पैमाने की जानकारी नहीं होगी तब तक आप दूरी का पता नहीं लगा सकते। जब बड़े क्षेत्रों
जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना चाहते हैं, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। अभी ये महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन हो जाती है दोस्तों, ये समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आप इसको समझ गए तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब हम बड़े क्षेत्रफल, अब सबसे बड़ा तो हमारा महाद्वीप होता है दोस्तों, तो वही कहा है, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। अभी यहाँ पे क्या दिया गया, बड़े क्षेत्रफल को जैसे महाद्वीप को दिखाने के लिए छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। आप अपने दिमाग में एक इमेज बनाओ या अपने सामने A4 साइज के 2 पेपर लो। एक पेपर पर आप एशिया महाद्वीप बनाओ, एग्जाम्पल के लिए एशिया महाद्वीप बनाओ या भारत का मैप बनाओ, दो में से कोई एक बनाओ। ठीक, तो जैसे इसमें कहा गया है कि महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होगा, तो आप एक काम कीजिए, आप भारत का मैप लीजिए, A4 साइज पर भारत का मैप लीजिए, A4 पेपर पर बना हुआ भारत का मैप लीजिए। अब ये आप देखेंगे कि ये बड़ा क्षेत्रफल दिखाना है आपको और छोटा मैप आपने लिया है। अभी आप कह रहे होंगे कि क्षेत्रफल तो बड़ा है लेकिन हमारे पास छोटा मैप नहीं, ये बड़ा मैप है। अभी आप आगे देखेंगे कैसे होगा। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। ये भी समझ लें दोस्तों, 5 सेंटीमीटर जो 500 किलोमीटर को दर्शाता है, इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। अभी आप इसको बोल जाओ, आप एक प्रैक्टिकल के रूप में देखो, A4 साइज के पेपर पर आप भारत के मैप को लेकर के बैठे। जब आप एक छोटे क्षेत्रफल आप भारत के किसी एक राज्य को ले लो या आप किसी एक जिले को ले लो, ठीक दोस्तों, छोटे क्षेत्रफल, भारत का मैप बड़ा होगा किसी भी राज्य की तुलना में, तो आप कोई सा भी एक राज्य ले लो। जैसे आप एक राज्य ले लो मध्य प्रदेश। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब आप बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे बड़ा क्षेत्रफल दिखाना था, छोटा पैमाना था, यहाँ छोटा क्षेत्रफल दिखाना है, बड़ा पैमाना है। ठीक दोस्तों, यही यहाँ पे आपको समझना है कि बड़ा क्षेत्रफल छोटा पैमाना कैसे हुआ और छोटा क्षेत्रफल बड़ा पैमाना कैसा हुआ। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। अब अभी आपके पास 2 मानचित्र है, एक भारत का मानचित्र है एक पेज पर बना हुआ, दूसरे पेज पर मध्य प्रदेश राज्य बना हुआ मानचित्र है। अब दोनों की साइज सेम है दोस्तों, A4 साइज पर दोनों बने हुए हैं, लेकिन एक पर पूरा भारत दिख रहा है। आप उसमें देखेंगे वहाँ पे भारत की राजधानी दिख रही होगी, जो भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन आपके पास दूसरा मैप जो है उसमें मध्य प्रदेश बना हुआ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल दिख रही है दोस्तों। अब आप बड़े पैमाने में बड़े मानचित्र में जाओ और उसमें भोपाल और उसमें आप मध्य प्रदेश ढूंढो। अब मध्य प्रदेश जितने में बना हुआ है उतने पेपर को आप काटो और उसके अलावा जितने पेपर है आप बगल में रख दो। सिर्फ मध्य प्रदेश को आप पेन से हाईलाइट करो। अब आप देखो कि जहाँ पे आपने पेन भारत के मैप में जहाँ पे मध्य प्रदेश है वहाँ पे आपने पेन चलाया है, तो क्या वो आपका जितनी दूर में पेन चला हुआ वो बड़ा आकार में दिख रहा है, या आपका दूसरा मैप जो आपके हाथ में मध्य प्रदेश का मैप बना हुआ है? तो दोस्तों, जो आपका मध्य प्रदेश का मैप पूरा है वो अभी बड़ा दिख रहा है आपके हाथ में। जहाँ पे आपने भारत का मैप लिया था, पेन चलाया आपने मध्य प्रदेश राज्य पर, वो छोटा हो गया। तो दोस्तों, अब आपके पास ये मैप बड़ा है और इसमें आप मध्य प्रदेश के जितने ज़िले होंगे आप उनको देख पाएंगे, लेकिन भारत के मैप में बने मध्य प्रदेश में आप सभी ज़िलों को नहीं देख पाएंगे दोस्तों। तो ये अंतर होता है बड़ा क्षेत्रफल, छोटा मैप और
छोटा क्षेत्रफल बड़ा मैप। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि दोनों में अंतर क्या होगा दोस्तों। जब आप एक छोटा क्षेत्रफल लेते हो तो वो बड़े मैप पे दिखाया जाता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे मुझे नगर, कस्बा, गली, मोहल्ला, रास्ता सब कुछ दिख जाता है। लेकिन बड़े मैप में मुझे इम्पोर्टेंट बिंदु, जैसे मुझे देश की राजधानी, राज्य की राजधानी ही दिख पाती है दोस्तों। आगे देखते हैं अब दिशा। दूसरा पॉइंट हमारा था दिशा। अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर ऊ यानी उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं दोस्तों। आप इस चित्र को देखो, यहाँ पे उत्तर, ऊपर की तरफ उत्तर, फिर नीचे दक्षिण, दाहिने तरफ पूरब और ये पश्चिम होता है। 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूरब एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। ये दोस्तों उत्तर, दक्षिण और पूरब पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही दिशा का पता लगाया जा सकता है। जैसे उत्तर और पूरब के बीच की जगह को उत्तर पूर्व, पूरब और दक्षिण के बीच की जगह को दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम की दिशा को दक्षिण पश्चिम और पश्चिम और उत्तर के बीच की जगह को उत्तर पश्चिम कहा जाता है दोस्तों। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दिशा की ओर होती है। अब एक बार फिर से आपको मैं मैप पे लेके चलता हूँ। आप ये दिक् सूचक देख रहे हो, इसमें एक सुई है जो उत्तर की दिशा में है। तो इसमें दोस्तों चुंबक लगा होता है, जिस कारण इसकी सुई से हमेशा उत्तर की दिशा की तरफ होती है। तो जहाँ भी रहेगी, जैसे भी आप घुमाओगे, ये सुई जो है उत्तर की दिशा को ही बताएगी। अगर मुझे एक दिशा पता चल गया तो दूसरा दिशा आराम से हम पता कर सकते हैं। तीसरा था हमारा प्रतीक दोस्तों। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। प्रतीक क्या होता है? हम किसी भी जगह, किसी भी स्थान को कैसे पहचानें। जैसे अब आप इस पूरे इमेज के माध्यम से देखो कि रेलवे लाइन के लिए कौन सा प्रतीक है दोस्तों। कि बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे रेलवे लाइन के लिए ये होता है, मीटर लाइन के लिए ये होता है और रेलवे स्टेशन के लिए RS इस तरीके का सिंबल होता है दोस्तों। सड़क के लिए ये पक्की सड़क का हमारा सिंबल है और ये कच्ची सड़क का। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए ये है। आपने देखा होगा कि नदी नीले रंग की दिखाई जाती है दोस्तों, तालाब ऐसे होता है। ये हो गया दोस्तों मंदिर, ये गिरजाघर, ये मस्जिद, इस तरीके से दोस्तों होता है। ये आप देख सकते हैं बाग, पेड़ पौधे हो जाते हैं, ये घास हो जाती है। तो ये कुछ इस तरीके से जो है हम इसको प्रतीक कह सकते हैं। ये हमारे प्रतीक है, वो चिन्ह है जिन चिन्हों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। अगर ये जो जितने भी चिन्ह हैं, चिन्हों को अंतर्राष्ट्रीय सहमति के हिसाब से बनाया जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति जिसको वहाँ की भाषा पढ़नी नहीं आती वो इन चित्रों को देख करके पढ़ जाए दोस्तों। आप चाहे किसी भी देश में हो, मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है दोस्तों। उस सभी देशों की सहमति है कि इन चिन्हों को हम इसी नाम से इंगित करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ये रेलवे लाइन है, एक ये मीटर लाइन है। यहाँ पे आपको कच्ची सड़क दिख रही होगी, यहाँ पे आपको बाग दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से सिंबल आप कहीं भी देखेंगे। ये देखो नदी, तालाब आपको दिख रहा है, यहाँ पे नदी दिख रही है। तो ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मापन के हिसाब से है। इसको आप कहीं भी रहेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। प्रतीक
इन्हें जो अभी आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय सहमति से बनाए गए हैं, इसे रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए, जैसे नदी, तालाब, झील आदि है। भूरे रंग का पर्वत होता है दोस्तों। पीले रंग का पठार होता है। हरे रंग का मैदान को दर्शाया जाता है। इस तरीके से दोस्तों अलग अलग रंग से अलग अलग चीज़ें दर्शाई जाती हैं। रेखा चित्र में दोस्तों इम्पोर्टेंट ये चीज़ होता है कि रेखा चित्र में क्या होता है कि हम किसी भी जगह को दिखाने के लिए एक मैप पर हम उस स्थान को एक अपनी जानकारी के लिए अपने आप से हम उस पे दोस्तों एक लोकल मैप बना सकते हैं। जैसे आपको किसी जगह पे जाना है और आपको रास्ता तो पता है लेकिन आपको दूरी नहीं पता है, तो आप एक सादे पेपर पर अपने आप से किसी दूसरे को बताने के लिए जो आप रेखा बनाते हैं, रास्ते की दूरी बनाते हैं कि आप पहले 10 किलोमीटर तक सामने जाना, फिर वहाँ से दाएं घूम जाना है, फिर आप सीधे जाना है, इस तरीके से खींचा गया खुद से उसे रेखा चित्र कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र मानते हैं दोस्तों। इसमें कोई पैमाना, कोई नाप तोल नहीं होती। जैसे आप किसी दोस्त को बताते हो कि आपको इस शहर जाना है, आप गाड़ी से जाइएगा, 5 किलोमीटर बाद दाहिने घूमना, फिर आके आपको मार्केट मिलेगी, मार्केट में एक बोर्ड लगा होगा, वहाँ से अब बाएं घूमना, 4 किलोमीटर जाना। तो कोई पैमाना नहीं है दोस्तों। आप पेपर पर बिना पैमाने की सहायता से एक रेखा खींचते हुए आप बताते हो दोस्तों, इसे कहते हैं रेखा चित्र। खाका दोस्तों, खाका किसे कहते हैं? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है दोस्तों। एक छोटे क्षेत्र, अभी आपने ऊपर बड़ा क्षेत्र छोटा पैमाना और छोटा क्षेत्र बड़ा पैमाना, उसी तरीके से एक छोटा क्षेत्रफल हमारा, हम उसे बड़े पैमाने पर ही दिखाएंगे। तो छोटा क्षेत्रफल बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र, यानी मान लो आप कि गांव का एक मैप आपके पास है और उस पर चाहते हो कि हमारा घर कहाँ है, और आपके घर पहले आपका एक घर हुआ करता था और आपके पिताजी ने 2 घर बनाया, तो आप उसके बगल में अपने हाथ से जब अपने घर के बगल एक अलग से रेखा खींचते हो कि ये घर हमारा है और ये नया वाला घर है, तो उसे खाका कहते हैं। तो छोटे क्षेत्र के बड़े पैमाने पर इतना स्पेस होता है दोस्तों कि आप उस पर आराम से एक लाइन अपने आप से खींच के एक कमरा, एक खेत या एक घर बना सकते हो। तो उसे छोटा क्षेत्र बड़ा पैमाना कहते हैं। और हाथ से खींचा गया जो रेखा होता है उसी को दोस्तों खाका कहते हैं। तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें बहुत ही सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जैसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहते हैं दोस्तों। अब आप समझ गए होंगे खाका किसे कहते हैं। तो दोस्तों आज के इस चैप्टर में हमने मानचित्र के बारे में पढ़ा। तो मानचित्र पे हमने ये देखा कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं हमारे, हमने 3 देखा, एक भौतिक मानचित्र, एक राजनीतिक, एक थीमेटिक, 3 मानचित्र देखा। फिर मानचित्र के 3 घटक होते हैं दोस्तों, दिशा, दूरी और एक और था दोस्तों, दिशा, दूरी और क्या था, एक देख लेते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक, ये इसके 3 घटक थे। इसके बाद हमने देखा कि मानचित्र में जो है रेखा चित्र किसे कहते हैं दोस्तों, रेखा चित्र के बाद खाका किसे कहते हैं। इन सभी चीज़ों को हमने इस चैप्टर में पढ़ा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें दिए गए जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे वो आपको समझ में आए होंगे और आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका किसी भी एग्ज़ाम के लिए निभाएंगे दोस्तों। खास करके अभी मैं ये सीरीज जो चला रहा हूँ वो सीटेट एग्ज़ाम के लिए चला रहा हूँ दोस्तों। धन्यवाद।